तो ग्लोबल लीडर समरकंद में इस वक्त मिल रहे हैं। वक्त है, ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन आज सारी दुनिया की नजरें जो हैं, पब्लिक से ज्यादा ये है कि ये सारी दुनिया जो है वो भी सब जानती है कि भारत कितनी बड़ी महाशक्ति है। और आज इसी पर नजरें टिकी हुई थी कि समरकंद में क्या होता है, किस तरीके से चीन और पाकिस्तान बेदम होते हैं। और बहुत उसी तरीके से, बिल्कुल वैसे ही कि जहां पर शी जिनपिंग से कोई भी पक्षी मुलाकात नहीं होती है, इस वक्त व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात लगातार चल रही है। साथ ही साथ भारत ये भी कह देता है कि वो एससीओ में अपने अनुभव को साझा करने के लिए भी तैयार है। वो यहाँ पर जिक्र करता है सहयोग का, जिक्र करता है खाद्य सिक्योरिटी का, जिक्र करता है कोऑपरेशन का, ऐसे वक्त में जब चीन पर इसी तरीके, जब वो ताइवान के मुद्दे पर घिरा हुआ है, चीन जब बाकी और वेस्ट के साथ जो है कई और इश्यूज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट में है, ऐसे में पाकिस्तान तो जैसे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था और चीन जो है वो भी बेदम नजर आया और दूसरी तरफ पाकिस्तान बेदम। तो भारत ने यह सिद्ध कर दिया एससीओ में कि कैसे वो विश्व ताकत है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है। इस बैठक में आतंकवाद, पर्यावरण, सुरक्षा, गंभीर मुद्दों पर बात हुई। इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें हैं भारत की तरफ थी। दुनिया ये देखना चाहती थी कि भारत की कूटनीतिक ताकत कैसी है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भारत के कूटनीतिक सिकंदर होने की गवाही देती हैं, क्योंकि सबसे पहले उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद समरकंद समिट में शीर्ष नेताओं के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अभी जो मुलाकात है वो चल रही है। चीन से यहां भारत की दूरी साफ दिखाई दी। हालांकि ग्लोबल टाइम्स में एक बार फिर से उसने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी कि नहीं, ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात की जो रूपरेखा है वो समरकंद में ही जो है तय की जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है वो अपनी इंटरनल ऑडियंस को या अपनी पीपल्स आर्मी को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, हम अब भी जो है भारत को जो है बातचीत की टेबल पर लेकर के आ रहे हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि भैया विस्तारवाद और किसी तरीके का जो है कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। ऐसे नहीं कहा जाता वसुधैव कुटुंबकम कि पूरी दुनिया ही हमारी एक घर है, हमारा एक फैमिली है, क्योंकि भारत हमेशा शेयरिंग एंड केयरिंग की बात करता है। और आज भी उस मंच से शेयरिंग एंड केयरिंग की बात हुई, लेकिन उसे मालूम है कि अपना इंटरेस्ट किस तरीके से और उसे इंटरेस्ट को कैसे साधना है, क्योंकि नई सदी का नया भारत है नए विजन के साथ। जे के त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पूर्व राजनयिक कर्नल शिवदान सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, शिल्पी अरोड़ा जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ेंगी, आलोक वत्स है जो बीजेपी से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल शिवदान सिंह, सबसे पहला कमेंट आपसे। इस वक्त देखिए दिन लगभग पूरा होने को है, शाम एक और ईरान से जो है मुलाकात जो और होनी बाकी है, बीच में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी, लेकिन उससे पहले जो दो बड़े संदेश दिए जाने थे, एक तरफ चीन से दूरी, दूसरी तरफ हम वेस्ट को भी ये दिखा रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट अगर है रशिया के साथ तो हम रशिया के साथ हैं, हमारी रिलेशनशिप को कोई छेड़ नहीं सकता। और ये एससीओ में भी साफ संदेश दे दिया। ये कितनी बड़ी तस्वीर सर? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हुई है कि हमने जो हमारा पुराना ट्रस्टेड मित्र है रूस, उसको हमने भरोसा दिला दिया है और उसके साथ अपनी दोस्ती को और पक्का कर लिया, जो अभी पुतिन साहब के साथ मीटिंग चल रही है मोदी साहब की। और हमने यूक्रेन युद्ध के समय भी
ठान बनाते हुए को पूरी अपनी विश्वास दिलाया है कि हम उसके साथ हैं। इसके साथ साथ हमने आज चीन को यह भी संदेश दे दिया है, ये पुराना भारत नहीं है जो आपकी हर तरह की जातियों के खिलाफ बर्दाश्त करके आपके सामने गिड़गिड़ाता रहेगा। ये भारत वो भारत है जिसने डोकलाम में तुम्हें पीछे धकेला है और तुम्हें अब तुम्हारी हर हरकत का जवाब उचित दिया जाएगा। जैसा कि हमने सोमत्रंगचू में घाटी में जब चीन ने अपना हेलीपैड बनाया था उसको हटाया, डोकलाम में हमने इसको रोड बना रहे थे उसको हमने रोक दिया और इनको वापस कर दिया, और अभी गलवान में भारत ने चीन को प्रॉपर उत्तर दिया है। और उसके बाद में हमने अपनी सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया है लद्दाख क्षेत्र में, नेफा क्षेत्र में, कि चीन उसको देख करके ही घबरा रहा है। इसलिए चीन और साथ में पाकिस्तान और चीन दोनों से प्रधानमंत्री ने मीटिंग न करके उन्हें कड़ा संदेश दे दिया है कि अब हम तुम्हारी चालों में नहीं आने वाले हैं और हम हर प्रकार से समर्थ हैं तुम्हें जवाब देने में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जेके त्रिपाठी, आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं? जब मैं ये तस्वीर देखता हूं, ठीक है, जेके त्रिपाठी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक वत्स जी, आप इसे कैसे देखते हैं इस तस्वीर को, जिस वक्त पाकिस्तान आज एक तरफ कंफ्यूज, वो कान में लगाया हुआ था, अब जिससे वो सुनने वाला वो नीचे गिर गया, अब वो संभला नहीं, उनको मालूम नहीं था शहबाज शरीफ को क्या बॉडी लैंग्वेज है, कहाँ जाना है, और फिर वही पाकिस्तान का पुराना हंग कि हम आतंकवाद के विक्टिम हैं, हम आतंकवाद के विक्टिम हैं, हमें बचा लो, कि ये वो राग जो है, मतलब ये बेदम होता नहीं नजर आ रहा। इसे कौन सुन रहा है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो 22वें समिट एससीओ की हो रही है उसमें भारत का पक्ष इतनी मजबूती से रखे हैं और जिस तरीके से विश्व के नेताओं से जिनसे हमको फायदा है, भारत को किनसे दूरी बनानी है, उसका भी ये स्पष्ट संदेश दिया है। और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मीटिंग करके उन्होंने पुराने विश्वसनीय साथी हैं उनको हमने नहीं छोड़ा है। और तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिले, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया वो पूरे विश्व ने देखा। और जिन सामरिक विषयों पर उन्होंने स्पष्ट किया है, सुरक्षा में, उसके अलावा स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, अन्य जो चीजें जरूरी हैं, वो भी बड़ा स्पष्ट क्लियर मैसेज दिया है। जबकि पाकिस्तान वही पुराना गाना, वही पुराना आलाप कि हमारे यहाँ आतंकवाद है, आतंकवाद के जन्मदाता तो तुम हो, आतंकवाद तो तुमने जन्म दिया है पूरे इस इलाके में। तो आतंकवाद के ऊपर तुम्हारा ये रोना तो गलत रोना है। रोना तो हमें चाहिए जो आपके आतंकवाद से इतने वर्षों से हम त्रसित हैं और हमने उस तो हर फोरम पर जब उसको मौका मिलता है तो आतंकवाद की बात कर अपने को छिपाना चाहता है। आज क्या दयनीय स्थिति है, खुद कह रहे हैं कि समंदर बना हुआ है पूरा पाकिस्तान। इसका जिम्मेवार कौन है? क्यों त्राही इमाम कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, कहीं से कुछ अब मिलने वाला नहीं है, तो अब वो कटोरी लेके घूम रहे हैं कि कहीं से कुछ हमको मिले। IMF के पास भी गए, यहाँ भी गुहार लगा रहे हैं कि मदद करने और की। एक चीज जबकि और भारत की मौजूदगी, भारत का चीन को पीठ दिखाना, कूटनीतिक तौर पर उसने एक और चीज भी देख ली ना कि भैया जब भी मैं आतंकवाद का राग अलापता था, कश्मीर का राग अलापता था तो चीन मेरे साथ खड़ा हो जाता था। तो चीन तो यहाँ पर है, SCO मंच ही चीन का है, तो वो तो मुझे बचा लेगा। जब उसको यही पता लग गया कि भैया जब चीनी मुकाबला नहीं कर पा रहा भारत का, तो भैया हम तो कहीं खड़े नहीं होते, हम तो क्या मुकाबला कर पाएंगे। कूटनीतिक लिहाज से शिल्पी जी, आप भी इसे मानेंगे कम से कम एज ए कंट्री इट्स अ बिग मूवमेंट? नहीं, भारत कहीं भी प्रतिनिधित्व करता है तो बिल्कुल कूटनीतिक रूप से करेक्ट होने की जरूरत है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है मोदी जी के लिए। अगर आप पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहे थे, तो आप ये देखिए कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दे रहा है
और उसने एलईटी के आतंकवादियों को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने से रोका है, चाहे वो अब्दुल रहमान माकी हो, चाहे अब्दुल सैद गफार हो। इन लोगों को भारत की एनएसजी की सदस्यता का विरोध किया है। तो ये चीजें हैं, ये जो कूटनीतिक तौर पे प्रेजेंट करने की जरूरत है और जो पाकिस्तान को स्टैंड अलोन करने की, उनको बिल्कुल एक तरीके से अलग करने की जरूरत है। तो कूटनीतिक तौर पे काफी चैलेंजेस हैं, इतना आसान भी नहीं है मोदी जी के लिए, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, चाहे वो व्यापार और संपर्क की बात हो, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर बहुत कहते हैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने की जरूरत है। एक तरफ हम लोग लेकिन मैम एससीओ जैसे मंच पर पहुंचने से इराक में पहले वोट शुरू कर रहे चीन हैं, को झुका उसके लिए देना और व्यापारिक यहाँ पर तौर शी पे जिनपिंग से रुपीस, मुलाकात डॉलर तक के नहीं प्राइस, करना, इन सब चीजों में एंड correct करने की सेकेंडली PP-15 जिसको लेकर के विवाद रहा, जिसको लेकर के विपक्ष हमेशा सरकार पर निशाना साधता रहा, वहां से मजबूर कर देना चीन को कि वहां से पीछे जाओ, वरना बैक चैनल डिप्लोमेसी में साफ था कि वरना हम एससीओ में भी नहीं आने वाले, और उसको उसने ऐसा किया, उसको बैक होना पड़ा, जो कि चीन की नेचर में नहीं है। मतलब सॉरी, आपका ऑडियो क्लियर नहीं था, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाई। कर्नल नहीं, ठीक है, आप अगर नहीं सुन पाई हैं तो मैं ठीक है, मैं कर्नल साहब से बात। कर्नल शिवदान, आपको लगता है कि ये बहुत इतना आसान नहीं था, और चीन जैसे करैक्टर के लिए चीजों को इस स्तर पे कि पीछे लेकर के जाना, कि वो जहां PP-15 पे बैठ गया, और बैक चैनल में कहीं ना कहीं ये साफ हो गया होगा ना कि अगर आप चाहते हैं एससीओ में आए, या दुनिया जो है वो देखे कि नहीं आप भी एक मंच पर खड़े हैं और आपको कोई सीरियसली ले, तो हटिए पीछे, रहिए अपनी लिमिट में। देखिए, मैं पूरे देश को 1949 से लेकर आज तक की घटनाओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 1949 में चीन में कम्युनिज्म आया और उसने अपनी विस्तारवाद की नीति को शुरू किया, मगर दुर्भाग्य से मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बता रहा हूं, उस वक्त के हमारे जो सत्ताधारी लोग थे वो चीन को प्लीज करने में लगे रहे, और चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और दूसरे देश तिब्बत के इश्यू को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना चाह रहे थे। पंडित नेहरू ने अपने प्रतिनिधि को बोला कि आप इस मुद्दे पर तटस्थ रहेंगे, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं उठने देंगे। इस प्रकार से पूरे टाइम भारत ने चीन को प्लीज करने की कोशिश की, और काफी समय तक चीन जितनी भी हरकतें करता रहा, भारत उनकी अनदेखी करता रहा, और फाइनली 1962 में इतनी बड़ी हमारी एक्साइज चीन एरिया को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। और अब तक चीन यही दिखाता था भारत को कि मैं शक्तिशाली हूं और तो मैं कभी भी मसल सकता हूं, मगर पहली बार गलवान इंसिडेंट के बाद में और डोकलाम के बाद में, 2017 में डोकलाम हुआ था और 2019 में गलवान हुआ है, इसके बाद चीन को उसकी भाषा में जवाब देकर के भारत ने सिद्ध कर दिया है कि हम अब तुम्हारे बराबर की महाशक्ति हैं। और उसके साथ साथ गलवान के बाद में पूरे लद्दाख और नेपाल क्षेत्र की सुरक्षा को पूरा ओवरऑल किया गया है, और उसको दिखाया गया है अपनी आर्मड और अपनी टैंक और अपने एयर को वहां पर प्लेस करके कि हम हर जवाब के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और एक देश दूसरे देश की शक्ति को माप लेता है इस तरह की तैयारी देख करके। तो इस तरह से हमने चीन को यह दिखा दिया, जिसकी वजह से आज चीन एक अपने अलग पोस्चर में नजर आ रहा है एससीओ की मीटिंग में। और आलोकवत्स, ये चेंज ऐसा नहीं है कि मतलब कि ग्रेजुअली ये चेंज आया है, और चीन को पीछे ले जाना ये तो डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी बात होगी, और ये बात आज पाकिस्तान को समझ आ रही होगी। देखिए, इसके भरोसे पाकिस्तान ऐसा था, वो था चीन। उसको लगता था कि हम कुछ भी करेंगे तो चीन की दादागिरी के सामने भारत घुटने टेक देगा। लेकिन कर्नल साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़े विस्तार से समझाया है कि चाहे डोकलाम हो, चाहे सियाचिन में हो, चाहे लद्दाख में हो, हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और पहली बार हिंदुस्तान की सियासत ने आंख में आंख मिला के बात की है चीन के लोगों से। अभी अभी जो इन्होंने विड्रॉ किया है सारे अपने ट्रूप्स को, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। घुटने पे ला दिया हमने चीन को कि चलो यहां से पीछे जाओ, और वो पीछे गए बगैर किसी लाग लपेट के। तो ये पहली बार हो रहा है
कि विश्व में हमारी जो रैंकिंग है, एक शक्तिशाली मजबूत अर्थव्यवस्था और सामरिक शक्ति के साथ भी एक मजबूत देश के रूप में हमें पूरी दुनिया देख रही है। और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है, जिन्होंने में समय रहते इन चीजों को समझा, बुझा और उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विश्व में संदेश दिया कि भारत अब कमजोर देश, कमजोर राष्ट्र नहीं है, हम किसी से भी ताकत रखते हैं मुकाबला करने की। और जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी दोस्ती और द्विपक्षीय वार्ता जो की है, वो ये साफ संदेश देता है पूरे विश्व को कि हम अविश्वसनीय लोग नहीं हैं। हम अपने पुराने दोस्त, पुराने साथी के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और ईरान के साथ भी हम दोस्ती करेंगे, क्योंकि बिल्कुल, इन बहुत दोनों important देशों point से तो ईरान है हमें जो अभी आने कच्चे वाला है। तेल बिल्कुल की ठीक कह रहे हैं आपूर्ति आप। की पूरी अचल मल्होत्रा, आशा है। मतलब सिर्फ इतने भर नहीं, मतलब कितनी बड़ी ये बात की आप एक तरफ, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, आपने इसका जवाब दिया था कि आप क्वेड से आते हैं एससीओ में, जो एंटी वेस्ट बड़े नैरेटिव ना हो, लेकिन कम से कम चीन तो उसमें है ना, लेकिन आप चीन को पीछे कर देते हैं, रशिया से मुलाकात करते हैं, रशिया से आप लगातार तेल ले रहे हैं और अगली मुलाकात आप ईरान से करेंगे। ईरान कह रहा है लगातार कि मुझसे तेल लीजिए। अचल जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, देखिए, अब भारत आज की तारीख में ना एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में है। आप दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, G20, G7, इंडिया, आसियान, ब्रिक्स, एससीओ, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत जुड़ा हुआ है और ये पॉसिबल हो पाया है इसलिए कि भारत की जो है पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को वो मेंटेन करता है, सिर्फ पार्टनरशिप में विश्वास रखता है, किसी किस्म के अलायंसेस में विश्वास रखता है, क्योंकि अलायंसेस के साथ बंदिश होती है, पार्टनरशिप के साथ वो बंदिश होती नहीं है। तो जहां तक एससीओ का सवाल है, उससे भारत का जुड़ा होना, बावजूद इसके कि इसको अमेरिका और वेस्ट की तरफ से एक एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टिग्मा लगाने की कोशिश की जा रही है, भारत का इसके बीच में होना, इसके कई पहलू हैं। एक ये कि सेंट्रल एशिया और यूरेशिया भारत की सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। अफगानिस्तान तक की रीच जो है, और या आप इसको आर्थिक दृष्टि से भी देखें, यूरेनियम ले लीजिए, एनर्जी रिसोर्स ले लीजिए। तो इसे कहते हैं कि तीर से दो निशाने साधना। एक तरफ भारत ने पूरे विश्व को बता दिया कि वो कैसे अपने हितों की रक्षा कर सकता है, किसी का दबाव बिल्कुल काम नहीं आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपना प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की और पाकिस्तान का भी कोई प्रोपेगेंडा यहां पर काम नहीं आया, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया कि जब चीन मुकाबला नहीं कर पा रहा है, चीन जब अलग थलग हो रहा है, तो मैं कहां से यहां खड़ा रहूंगा। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अचल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको टोका था, उस वक्त ये बड़ी बात आ रही थी। अगर इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊं, जिसका जिक्र मैंने किया कि आप जिस कद के साथ गए थे और जिस लेवल के साथ गए थे, आप सिर्फ उस रस्म-अदायगी के साथ वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अब ये हो जाएगा कि इन सब मुलाकातों के बाद अब आप ईरान से मिलेंगे। जी बिल्कुल, ईरान हमारी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग में शुरू से बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई तो उसके चलते मजबूरी में हमें उससे ऑयल खरीदना बंद करना पड़ा। बीच में हमने एक बार ऐसा भी दौर था जब हमने फूड फॉर ऑयल का कुछ एक प्रोग्राम भी रखा था, जिसके चलते हुए हमने बार्टर किया था उनके साथ। फिर सैंक्शंस बढ़ गई, मजबूरी हुई और हम नहीं कर पाए। लेकिन हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है, इम्पोर्टेंस जो है ईरान की अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पूरे रीजन में कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, छाबहार पोर्ट जो ग्वादार पोर्ट को में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम सिविलाइजेशनल रिलेशंस एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस, जिसके चलते ईरान हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें ये दिखाना कि ईरान की एंट्री हमारे लिए वेलकम है, हम ईरान को इंगेज करेंगे, ये भी एक यूरोप और वेस्ट के लिए एक किस्म का मैसेज है कि देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसे हम बरकरार रखे हुए हैं, बरकरार रखेंगे और हम अपने हितों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए
कि हम आपके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। हम क्वाड का भी हिस्सा है क्योंकि हम मानते हैं इस बात को कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए और उसमें जो है शांति होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट्स होनी चाहिए और किसी किस्म के झगड़े नहीं होते। हमने कभी बाय नेम ये नहीं कहा कि ये एंटी चाइना ग्रुपिंग हमने ज्वाइन करी है, जबकि क्वाड के तीनों मेंबर्स लगातार इस बात के जिक्र करते रहते हैं। ना ही हमने कभी, लेकिन भारत देखिए प्रधानमंत्री मोदी की अगर आप बहुत ही संक्षिप्त जो उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे, बिना चाइना और पाकिस्तान और इवन रशिया का नाम लिए हुए बहुत सब्टल मैसेजेस तीनों के लिए दिए था। ये दिखाता है कि भारत का कद। जब उन्होंने बात करी सप्लाई चेन डिस्रप्शन, फूड सिक्योरिटी की, तो इन ए वे रशिया को बता रहे थे कि आपकी यूक्रेन की युद्ध की वजह से एनर्जी सिक्योरिटी और ये फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन आ गई है, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जब उन्होंने सप्लाई चेन्स की डिस्ट्रप्शन का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स की बात करी, तो वो चाइना की तरफ इशारा किया उन्होंने। जब उन्होंने कनेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि हम एक दूसरे को ट्रांसिट राइट्स देने चाहिए, तो जाहिर है वो पाकिस्तान को पॉइंट आउट कर रहे थे, जो पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान के लिए ट्रांसिट राइट्स नहीं देता। तो इस फोरम में दो बड़े धुरंधर और एक नेबरिंग चाइनी पाकिस्तान है, जो उन दोनों का चाइना का अलाई है, सबको एक सबटल तरीके से मैसेज देना या दे पाना या दे पाने की हिम्मत रखना, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत किस स्टेचर से गया है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग भी जानते हैं कि भारत की इम्पोर्टेंस कितनी है। भारत की इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंस से इस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ती है। वरना इसका जैसे ईरान है, कल बेलारूस, रशिया भी शायद इसमें ज्वाइन करेगा, तो ये एक वेस्ट को ये मौका मिलेगा इसको प्रोजेक्ट करने का कि ये देखिए, ये तो सेमी ऑटोक्रेट, सेमी डिक्टेटर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन भारत के रहते हुए, इस दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रहते हुए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वाली कंट्री के रहते हुए, ये बात कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बैलेंसिंग फैक्टर है। भारत का फिर कोशिश, भारत के लिए चैलेंज भी है। भारत को ये कोशिश करनी है कि ये एंटी वेस्ट अलायंस की तरह उभर के सामने आपको दिखाई नहीं दे। आए नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ओरिजिनल एजेंडा था एससीओ का, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स है, जो अब बहुत बढ़ चुके हैं। पहले था टेररिज्म, सेपरेटिज्म और ये सब चीजें जो है आपकी एक्सट्रीमिज्म, इसको एड्रेस करना। और अब तो एजेंडा बहुत बढ़ गया है। इसमें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात हो रही है, इसमें कनेक्टिविटी की बात हो रही है। तो भारत की ये कोशिश रहेगी कि इन सब देशों को इस तरफ ध्यान देना है कि भैया आप इसी पे फोकस करिए, आप इसे ऐसा एंटी वेस्ट अलायंस बनाने की कोशिश नहीं करिए, बिकॉज दैट इज जो वो चीज जो है वो भारत एंडोर्स नहीं कर। तो और भारत ने जो अपनी उपलब्धि के बारे में बात करी सचिन जी, वो सेल्फ प्रोपोगेशन नहीं था, सेल्फ एप्रिसिएशन वाली बात नहीं थी। बाकी भारत ने बताया कि समस्याएं क्या हैं, भारत की पोजीशन क्या है और क्या है भारत जो, और ये तो कहीं ना कहीं चीन को पता है कि बिना भारत की उपस्थिति के, बिना भारत की मदद के और बिना भारत के सहयोग के जो है एससीओ काम कर ही नहीं सकता। और जो कि बहुत ही ऐसे वेस्ट इंटरेस्ट है जो कि कभी चाहते ही नहीं है कि एससीओ जो है वो स्टेबल हो। और आज ये कहीं ना कहीं चीन को, कर्नल शिवदान, लग रहा है कि एससीओ स्टेबल हो, क्योंकि इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है इस वक्त। चाइना की देखना होगा तभी लिए, ऐसा नहीं है अगले साल फिर चुनाव होने, अगर उनको एक्सटेंशन चाहिए, एक और टर्म चाहिए यहाँ पर शी को, तो बहुत ज़रूरी है कि वो एड्रेस, शायद तभी लिए ये सारे इश्यूज़ कर रहा है। और आज उसने इस बात का भी वेलकम किया, मैं ऐड ऑन कर दूँ, कि जब भारत ने कहा कि अगला एससीओ वो अपने यहाँ होस्ट करना चाहता है, तो उसका वेलकम पुतिन और शी दोनों ने किया। देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि भारत ने जो हमारी संस्कृति का मेन स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, इसका परिचय आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व के फूड की, मतलब खाने की चिंता भी की है कि खाद्य सामग्री की कमी हो रही है, इसलिए उन्होंने मिलेट के उत्पादन पर जोर देने के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने कनेक्टिविटी और टेररिज्म को खत्म करने की बात भी की है। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने पूरे मानवता की कल्याण के बारे में अपने भाषण का मुख्य फोकस रखा है।
और इस प्रकार से भारत ने सिद्ध कर दिया है कि अब वो इस पोजीशन में है कि विश्व के देशों को ये बता सकता है क्या सही है और क्या गलत है। जैसा कि भारत की अब कथन का इसलिए सत्ता लोग विश्वास करने लगे हैं, कोरोना काल में भारत ही एक ऐसा देश था जिसने विश्व के मोस्टली देशों को कोरोना की दवाई सप्लाई की है। इस प्रकार से भारत ने अपनी कथनी और करनी का अंतर मिटा के और उसको सिद्ध करके सारे देशों को संदेश दे दिया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सारे सदस्यों ने बहुत गंभीरता से लिया है और बॉडी लैंग्वेज जो देखी गई है वहां पर सबने ये माना है कि इस वक्त भारत ही एक महाशक्ति है। चीन को तो सब लोग नकारात्मक रूप में देख रहे हैं, बिल्कुल चीन को पॉजिटिव रूप में कोई नहीं देखता। चीन ने इस वक्त अभी भी 14 देशों की जमीन को अपना है, वो कब्जा किया हुआ है इसके अपने नेबरिंग कंट्रीज के। तो चीन को हर आदमी इस दृष्टि से देखता है कि चीन तो धोखेबाज है, आज नहीं तो कल ये जरूर धोखा देगा। और चीन के अपने और साथ भारत ही एक ऐसा देश कंट्री हैं, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्किस्तान हो गया, इन सबकी जमीन ले रखी है। और फिर उसके बाद जब उसने एससीओ बनाया तो कहीं ना कहीं मकसद भी शायद ही रहा होगा कि ये विस्तारवाद और ज्यादा करे। ताइवान का संकट सबसे पहले उसने देखा है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर कोई एक यहाँ पर इस अम्ब्रेला में जो लीड कर रहा है, जिसके ऊपर तभी सारी दुनिया की नज़र है, जो शायद पूरे विश्व में कम से कम एक विश्व गुरु के रूप में बनकर ये उभरा है कि जो वेस्ट को भी अपने साथ लेकर के चल सकता है और यहाँ एशिया में भी अगर एशिया का डेवलपमेंट होना है तो वो ही कर सकता है, यानी कि भारत। आलोक वत्स, देखिए कर्नल साहब ने बहुत सही बात कहा कि आज चीन जो है महाशक्ति के रूप में तो बहुत पुराने जमाने से जाना जाता था, लेकिन आज वो महाशक्ति होते हुए भी उसके ऊपर संदिग्ध नजरें उठी हुई हैं, खासकर जब से उसने सारे विभिन्न देशों के लैंड को लेकिन जब से ये कोरोना काल आया और लोगों के जहन में ये बात चली गई कि कोरोना की उत्पत्ति इन्होंने कराई थी विश्व में फैलाने के लिए, उसके बाद से इनकी आर्थिक व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां से अपने को विड्रॉ कर लिया है, वो वियतनाम चले गए हैं, जापान चले गए हैं, बांग्लादेश चले गए हैं, हिंदुस्तान में भी आए हैं और जगहों पे भी गए हैं। अब उनको कोई सच्चा साथी और सच्चा सिपाही नहीं मानता है और खासकर इसके कारण पाकिस्तान की स्थिति भी डगमग हो गई है। उनको बराबर ये रहता था कि पाकिस्तान को कि चाइना खड़ा हो जाएगा हमारे साथ, और भारत ने जिस तरीके से ये रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अपनी दोस्ती को बैलेंस करके रखा हुआ है और विश्व की 5वीं महाशक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी जी के आके खड़ा हो गया है। अरे बहुत कम मार्जिन से हम जर्मनी से पीछे हैं, वो भी लगता है कि कुछ दिनों में हम जाहिर सी बात है। मैं एक बार समर्थन जाना चाहता हूं, उसके बाद शिल्पी जी आपका एक कमेंट लूंगा। अब अदिति, इस वक्त चल क्या रहा है, कब तक की मीटिंग और चलनी है और उसके बाद क्या कोई जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आएगा या एमई की तरफ से ही जो प्रेस रूम में ब्रीफ किया जाता है वो होगा? सचिन, आपको बता दें कि अगर ऑफिशियली समझा जाए तो एससीओ की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। एक बार मैं चाहूंगी कि आपको वो लोकेशन बता दें जहां बैठक चल रही है। देखिए, दरअसल जब एससीओ की बैठक खत्म हुई और वो जो जिसे एक्सटेंडेड बैठक कहा जा रहा था, जिसमें सबके कमेंट्स भी आए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से बात की थी, उसके बाद ना किसी का कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सचेंज था, ना कोई शेक हैंड था। वो बैठक खत्म हुई और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस जो स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेशन होता है, उसे साइन किया गया। हम उस पर ही बात करेंगे। ये रीजेंसी समरकंद रीजेंसी है जहाँ पर पुतिन के साथ बैठक शुरू हुई थी, लगभग आधा पौन घंटा वो बैठक चली, वो बैठक खत्म हो चुकी है। उससे पहले टर्की के साथ बायलैटरल बैठक थी। हमने 3 बैठकों की बात की थी, ईरान, उज्बेकिस्तान और रशिया के साथ। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बायलैटरल बैठक जो टर्की के साथ यहाँ पर हुई है, आपको बता दें कि अभी
उज़्बेकिस्तान के साथ उनकी बैठक चल रही है, होस्ट भी है, और उज़्बेकिस्तान के साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण चर्चा है जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और फिर आपको बताएं ईरान के साथ, हमने आज ईरान के एक्सपर्ट के साथ, हमने यूएस के एक्सपर्ट के साथ, सबके साथ चर्चा की कि भारत को किस लिहाज से ये लोग देखते हैं। लेकिन पहले बात करेंगे कि एमईए की तरफ से, जो यहाँ के उज़्बेकिस्तान एमईए जो है उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने बताया कि एससीओ को एक्सपैंड करने को लेकर, एससीओ में अगर बहुत ही हम अपने दर्शकों को समझाने के लिए बात करें तो एससीओ के भी जो इंटरनल इश्यूज हैं, हालांकि वो खुल के बात नहीं होती, लेकिन ये पता है कि एससीओ के अंदर भी आप प्रेम, सद्भावना, यूनिटी और सपोर्ट की बात करते हो, लेकिन बहुत, और सबसे पहले ये एससीओ बना था इसलिए क्योंकि जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ था तो जो सेंट्रल एशियाई, मध्य एशियाई की जो कंट्रीज हैं उनका बॉर्डर का इशू था। चाइना और रशिया आगे आए, हालांकि उनसे भी डर था कि कहीं वो टेक ओवर कर ले। चाइना ने इनिशिएटिव लिया और ये बात की, हमने सबसे पहला उद्देश्य था कि हम बॉर्डर लाइन पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। फिर 6 साल बाद 2001 में जब उज़्बेकिस्तान आया तब ये डर लगा कि अफगानिस्तान, हमारे जो एससीओ कंट्रीज के जो पड़ोसी के तौर पे अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान ना सिर्फ दुनिया भर का जो टेररिज्म है वहां पर पैदा होता है और वो इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये नया एक इंट्रोड्यूस किया गया उद्देश्य कि भाई अब हमको टेरर के खिलाफ भी काम करना है, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म करना है। नया उद्देश्य आया, भारत के लिए रेडीमेड तैयारी थी। भारत का उद्देश्य ही है कि वो उन ग्रुप के साथ जुड़े जो टेररिज्म के खिलाफ काम करते हैं, पहला। दूसरा, सेंट्रल मध्य एशियाई कंट्रीज के साथ बेहतर और संबंध बनाना, जिससे कि यूरोप से लेकर, अगर आप देसी भाषा में समझे तो अगर आपको ईस्ट से वेस्ट तक आना है तो आपको मध्य एशियाई कंट्रीज से जमीन के माध्यम से होकर जाना पड़ेगा, इसलिए भारत के लिए वो। और दूसरा, रैट्स, जो रीजनल टेररिज्म का जो पूरा सिस्टम है, रैट्स जो कि ताशकेंट में जिसका हेड ऑफिस है, उनके साथ जुड़ना, उनका मेंबर बनना, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा जहां से टेररिज्म आता है उसके बचाव के लिए भारत को रैट से जुड़ना था। तो एससीओ के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। दूसरी बात यहाँ पे करें कि यहाँ एक डिक्लेरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, और ये बात ये है कि जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो उस समय यूएस ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम अब किसी भी तरह का सपोर्ट जो है नहीं करेंगे, और बहुत सारी पाबंदियां लगाई रशिया पे। उसमें सबसे बड़ी पाबंदी थी कि आप यूएस करेंसी का इस्तेमाल ट्रेड के लिए नहीं कर सकते, और उस समय देश में ये मैसेज गया कि रशिया की इकोनॉमी खराब होने वाली है, रशिया का जो करेंसी है रूबल वो एकदम गिरने वाला है। तभी शायद ऐसा लग रहा था कि वो वेट कर रहे हैं पुतिन और चाइनीज जिनपिंग ने ये करेंसी को लेकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि रशिया ने तो यूरोपियन कंट्रीज से बात की कि अगर आपको तेल चाहिए तो आपको डॉलर में हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, आपको हमारे साथ मेरी ही करेंसी जो है रूबल उसमें काम करना पड़ेगा। वहीं चाइना ने ये डील करी कि जो सऊदी अरब है जिनको तेल चाहिए, अगर आपको तेल चाहिए तो आप डॉलर में डील नहीं करेंगे, आप युआन जो कि चाइना की करेंसी है उसमें डील करेंगे। तो धीरे धीरे लोगों को युआन और रूबल को भी बैंक करना पड़ा, नहीं तो पूरे दुनिया की जो करेंसी का एक्सचेंज है 80% वो केवल डॉलर पे होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नहीं छोड़ के गया, लेकिन फिर भी इससे कहीं ना कहीं यूएस को इंपैक्ट आने वाले समय में लगेगा। तो धीरे धीरे ये स्ट्रैटेजी हो रही है। दूसरा, भारत ने भी कहीं ना कहीं इसमें क्या किया कि जब रशिया और यूक्रेन के आपस में वॉर चल रहा था तब जो ट्रेड एक्सचेंज हुआ रशिया और भारत में वो भी रुपए और रशिया करेंसी रूबल में हुआ, तो ये एक बड़ा झटका था। अब आपको ये बताते हैं कि जो यूनिलैटरल रोक है, यूनिलैटरल रोक के लिए इस डिक्लेरेशन में कहा और भी 30 से 40 पॉइंट्स हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी की बात है, जिसमें कोविड के बाद जो इम्पैक्ट है उसको लेकर बहुत सारे डिक्लेरेशन पे यहाँ पर साइन हुआ है, जिसकी 5:30 बजे एक प्रॉपर ब्रीफिंग होनी है। आपको ये समझाएं कि यूएस का क्या टेक है। दरअसल जब उनसे पूछा गया, अभी हमने एक्सपर्ट से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए यूएस हाथ पे हाथ रख के सब कुछ ऑब्जर्व करता है। यूएस मानता है कि हम सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड कंट्री हैं, चाहे चाइना हो, रशिया, उनसे तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन देश दुनिया की जाहिर सी बात है ना, भारत ने भी देखा और ये भारत भी समझता है कि किस तरीके से जो है वो सीजनल, मतलब कि यूएस ओनली मींस बिजनेस, उसका कोई परमानेंट फ्रेंड और एलाई नहीं होता है। जो बिजनेस नहीं है तो फिर उसके अलावा तो कुछ और है भी नहीं। ठीक, अदिति, दरअसल मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं वापस जो है दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा तो मैं इस पर जरूर और बात करूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया
दिया। मैं वापस आऊंगा आपके पास। शिल्पी, एक कमेंट आपका, आप काफ़ी देर से बैठी हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन इस वक्त क्या कहती है, जिस तरीके से जो चीज़ें और जिस तरीके से हमारे डिप्लोमेट्स इस बढ़ते कद और इस वक्त की जो बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब जो इस चीज को काफी बातें कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप चाइना को हमने इंडिया में इतना रिस्पेक्ट दिया, जब उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे उनको हमने झूला झुलाया, दुनिया भर की खातिरदारी करी, और उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी कॉलोनीज बॉर्डर पर बसा ली वहां पर। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखें। अचीवमेंट तब होगी जब हमारी ट्राइका में हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी, हमें वहां पे प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो कि तालिबान से बात के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, उसका अपना महत्व है। उसके साथ साथ जब ऑड करेंसीज में डील हो रही है, हमें भी क्रूड ऑयल कम रेट पे मिलेगा, जबकि उसका बेनिफिट आम जनता को नहीं मिलता है, लेकिन क्रूड ऑयल हमें कम रेट पे डायरेक्टली मिले, उसको रुपीज में एक्सेप्ट करें। जब तक कुछ हमें टेक होम क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे विश्व की निगाहें उनके ऊपर है, लेकिन वो लेकर क्या आते हैं, भारत की जनता को उनसे डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिलता है। दूसरा, कोविड पे काफी चर्चा हो रही थी कि कोविड पे बड़ा अच्छा प्रबंधन हुआ, ये हुआ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लाखों लोग मारे गए हैं ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, कितने महंगे लाखों रुपए में लोगों ने रेमडेसिविर और इंजेक्शन खरीदे हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोविड में बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ। सब चीजें कांग्रेस को पता है, इनको नहीं पता। चाइना की भूमिका पे जितने चर्चा लीडर होनी बैठे हैं, चाहिए। ये चाइना को नहीं देखिए, मैं पता, बहुत देर से ये सुन अमेरिका रही को हूँ, नहीं आप- पता, जो मैं क्वाड में बहुत देर से सुन रही हूँ, आप जो मुझे- कह देता है कि हमारा जो सबसे अच्छा मित्र है वो भारत है। ये उनको नहीं पता कि जब वो कह देता है कि यहाँ पर WHO ये कह देता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन किया तो वहाँ पर कोरोना वैक्सीन के लिए वो भारत ने किया, ये उनको नहीं पता। नहीं, मैं आपको मालूम है तो ये आंकड़े उनको भी दे दीजिए। या तो इंटरनेशनल एजेंसियां झूठ बोल रही हैं, या फिर आप के चीज़ों में तथ्य नहीं है। मेरे को एक चीज़ बता दीजिए ना, या तो इंटरनेशनल एजेंसीज और ये देश ये झूठ बोल रहे हैं। अपने आपके पास है नहीं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने यहाँ से दूसरों को भेज रहे हैं, ये क्या सेंस है। इंडिया में इतनी मौतें हुई हैं, हर परिवार में किसी ना किसी का जना खोया है। पूरी दुनिया में नहीं हुई है, इंडिया से कितनी ज्यादा तो अमेरिका में हुई है, इंडिया में बची कितनी ये आपको मालूम है। कितने पत्र, मैं मेरा सिर्फ इतना ही है कि अब लड़ना थोड़ा ना इस चीज को लेकर के। शिल्पी नहीं, आलोक वक्त मैं आपको नहीं दूंगा इसमें कमेंट कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि मैं ये पॉलिटिकल बहस बनाना ही नहीं चाहता भाई। सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया जाता शिल्पी। आइडियोलॉजी अलग होती है, लेकिन वो वक्त भी ना आप लोग ही कोट करते हैं, वो वक्त भी था ना कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था UN में कि जाइए, सरकार किसकी थी, है ना, वो वक्त भी था। तो सिर्फ क्रिटिसाइज के लिए नहीं होता, थोड़ा सा तथ्य लेके भी बैठा कीजिए। ऐसा नहीं है कि WHO हमारे यहाँ दवाई नहीं, हमारे यहाँ पे ये हो गया और सारे देश वाहवाही कर रहे हैं और शिल्पी जी यहाँ पे कह रही हैं कि नहीं हमारा कुछ हुआ नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।